नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की। तो हमने पिछले लेक्चर्स में 1793 का एक्ट देखा था और पिट्स इंडिया एक्ट भी देखा था 1784 को। उसमें दो संशोधन हुए थे, जो 1784 और 1786 और 1781 वाला भी हमने संशोधन देखा था। तो हमने देखा था दोस्तों कि 1786 में कॉर्नवालिस जब यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे तो उन्होंने दो शर्त रखी थी। वो 1786 के संशोधन में जोड़ी गई थी कि गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल से इनको कोई मतलब नहीं होगा, ये अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होंगे, और दूसरा ये कमांडर इन चीफ होंगे, अर्थात सेनापति के पद पर भी यही होंगे। तो ये दो शर्त रखकर आए थे। उसके अलावा आपको बाकी की चीज़ें देखना है तो आप वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी करके आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 20-20 वर्ष के अंतराल में आए हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था और अंतिम बार 1853 में बढ़ाया गया है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आप जानते हैं फिर 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो गया है। तो 1853 में अंतिम बार ये यहाँ पर चार्टर एक्ट में 20 वर्ष की बात नहीं कही गई थी, और 1853 में जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, उसमें कोई कंपनी के शासन को आगे बढ़ाने की बात नहीं कही गई थी। तो हम एक एक करके देखेंगे कि 1793 के एक्ट में क्या बात कही गई है, 1813 के एक्ट में क्या बात कही गई है, 1833 और 1853 के एक्ट में क्या बात कही गई है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं सभी बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट जो है दोस्तों वो हम शायद पढ़ चुके हैं। 1793 का चार्टर एक्ट एक बार फिर से नहीं, 1773 तक का हमने पढ़ा था, 1793 का हमको पढ़ना बिल्कुल सही है। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम जो पढ़ रहे हैं इसके तहत हम देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉर्नवालिस को शक्तियाँ दी गई थी, मैंने आपको बताया कि दो शक्तियाँ दी गई थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल से पर उनके कार्य अधिभावी नहीं होंगे, अर्थात वो गवर्नर जनरल काउंसिल पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं, उससे आगे अपनी बात रख सकते हैं। और सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि वो सेनापति और कमांडर इन चीफ के पद पर भी होंगे। तो ये दो पावर्स के लिए यहाँ पर बोल दिया था इन्होंने। अब इसके आगे बाकी के गवर्नर जनरलों के लिए भी ये प्रावधान कर दिया गया। पहले आपको पता है सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए किया गया था, अब बाकी के गवर्नर जनरल को भी ये पावर दे दी गई है ना। और जो है दोस्तों यहाँ पर ये आप समझ चुके हैं कि ये पावर क्या है, बाकी के गवर्नर जनरल को भी दे दी गई है जो कॉर्नवालिस को दी गई थी। ठीक है, ये पहला पावर हो गई है। इसमें सेकेंड प्रावधान था कि जो अधिकारी अधिक नियंत्रण था, मतलब मुंबई और मद्रास के गवर्नर पर नियंत्रण तो पहले ही 1793 के एक्ट से लागू हो गया था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। लेकिन अब और अधिक नियंत्रणकारी हो गया, मतलब सारी शक्तियाँ, लगभग बहुत सारी शक्तियाँ आप किसके पास आ गई हैं, गवर्नर जनरल के पास आ गई हैं। तो ये क्या हो गया है, और अधिक नियंत्रणकारी हो गया है। ठीक है ना। इसके बाद इसने व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। सब में अभी प्रावधान आएगा, ये हर बार होगा कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। जो कमांडर इन चीफ या सेनापति होता था वो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का सदस्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। वो किसी ये बाहर से भी सदस्य हो सकता है, कमांडर इन चीफ जो है वो बाहर का सदस्य भी हो सकता है। पहले क्या था, वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य होना अनिवार्य था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का वेतन, ठीक है ना, यहाँ पर किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको बताया था, जिसके पास क्या था कि यहाँ पर सारे नियंत्रण थे, राजनीतिक संबंधी नियंत्रण, जो सारी चीज़ें थी। अब इनके जो सदस्य हैं और कर्मचारी हैं, इनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत से जो धन है, पहले इनको धन कहाँ से मिलता था, इंग्लैंड से मिलता था, क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा गठित किए गए थे कि कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए। अब इनको राजस्व, इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व। तो इसमें आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि क्या यहाँ पर क्या क्या किया गया है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इन पर इनका कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन जो है किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, 1793 के एक्ट में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। इसके बाद चलते हैं चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या होता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखिएगा क्या होता है। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में
कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी भारत में आकर, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, बस चीन के साथ जो व्यापार हम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, उसको बस तो उसके लिए एक अधिकार दिया गया। और चाय का, चीन और चाय दो चीज़ याद रखेंगे, चाय और चीन, इनका भी एक अधिकार समाप्त नहीं किया गया। बाकी के सारे व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किए, मतलब अब कपास है, मसाले हैं, ये सब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आकर यहाँ पर लेन देन कर सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा इस कानून ने क्या किया, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित किया। मतलब जो कंपनी का आधारित क्षेत्र था, जिसको कंपनी ने जीता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, तो ये क्या हो गया, इसमें अब ब्रिटेन की प्रभु सत्ता स्थापित हो चुकी है ना। क्योंकि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो अब अलग अलग कंपनी सोचेंगी हम अधिकार कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हो गया, ब्रिटेन राज सत्ता का अधिकार, ब्रिटेन राजप्रभुता का अधिकार यहाँ पर आरंभ हो गया है। ईसाई मिशनरियाँ भारत में आगमन हो जाएगा और भारतीय वर्ग को प्रबुद्ध करने के लिए इनको अनुमति दे दी जाएगी 1813 के चार्टर एक्ट से। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस अधिनियम में कि ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत आगमन का या पर भारत में आकर शिक्षा देने का कब से प्रावधान किया गया है, तो 1813 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, आपको याद रखना है। पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। जो भारत की स्थानीय सरकार थी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो व्यक्तियों पर कर लगा सकती थी, ऐसे भी प्रावधान किए गए। और अगर जो कोई कर नहीं दे रहा तो दंड के भी प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पर कर लगाने का अधिकार, इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत आने का, पादरियों को भारत आने का और भारतीय वर्ग को प्रभुत्व करने का। इसी अधिनियम के बाद से जो सेंट जोसेफ, सेंट जॉर्ज, ये जो आप स्कूल सुनते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, ये इसी अधिनियम के बाद से यहाँ पर आना आरंभ हुए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, चीन और चाय का एकाधिकार बनाए रखा गया, ठीक है। तो 1813 का चार्टर एक्ट है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की बात कही गई और स्थानीय सरकारों को कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अगले, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो ये क्या कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। मतलब ब्रिटिश भारत का जो केंद्रीकरण था, अब पूरे ब्रिटिश भारत को एक संकेंद्रण किया जाएगा, एक तरह का रूल्स और रेगुलेशन चलाया जाएगा। तो 1833 में ऐसा अधिनियम आता है जिसमें पूरे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की बात कही जाएगी, ठीक है। आइए देखिए कौन कौन सी बात कही गई है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था वह क्या हो गया है, भारत का गवर्नर जनरल। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखेंगे। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी बात कि ये केंद्रीकरण या ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा का पहला अधिनियम कौन सा है, या 1833 का अधिनियम था। निर्णायक अधिनियम है जिसमें ब्रिटेन की प्रभुसत्ता भारत में स्थापित हो रही है अंतरिम रूप से, तो 1833 के अधिनियम से, ठीक है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल अब कहे जाएगा। मतलब क्योंकि अब तक ब्रिटेन ने बहुत सारे भारतीय प्रांतों को जीत लिया है, अभी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मुंबई तक ही सीमित है, बहुत सारे भारतीय प्रांत इनके हाथ में आ चुके हैं, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियाँ दे दी गई। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल, अर्थात वही है भारत का गवर्नर जनरल जो बन गया अभी इस अधिनियम के तहत, ये पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका मतलब विधायी बनाने की असीमित शक्तियाँ इसके पास दे दी गई हैं कि अब ये कहीं भी किसी प्रकार का विधेयक बना सकता है, विनियम बना सकता है या अधिनियम बना सकता है। विधायिका की शक्ति जो होती है वो इनके पास हो गई, पूरे भारत में कहीं भी ये नियम विनियम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत बनाए गए कानून, जो पहले कानून बनाए गए थे वो क्या कहलाते थे, जो पहले से कानून बनाए जा चुके हैं वो नियामक कानून कहलाते थे। और जो इस चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो एक्ट या अधिनियम कहलाएंगे। जो पहले से बनाए जा चुके थे वो क्या कहलाएंगे, नियामक कानून, है ना। और जो 1833 के बाद बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे,
एक्ट कहलाएंगी या अधिनियम कहलाएंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में जो अधिकार थे वो समाप्त हो गए। अब ये केवल प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से निकाय बना गया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है ना, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के रूप में अब नहीं देखा जा रहा है। याद रखने योग्य बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ये क्या हो गई है, विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय है। आप यहाँ पर भारत में प्रशासन करेंगे, आपका जो भी व्यापारिक कार्य है वो समाप्त होता है। यहाँ से आप केवल क्या है, एक प्रशासनिक बॉडी है, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के रूप में काम करेंगे, ना कि एक बिजनेस बॉडी के रूप में काम करेंगे, ठीक है। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, है ना। वही बात है कि कंपनी के जो अधिकार वाले क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राजशाही के मतलब विश्वास वाले क्षेत्र में रह गए। ब्रिटिश राजशाही का जो विश्वास है उसके तहत अब ये काम करेंगे कौन, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत की, ऐसा प्रावधान किया। लेकिन क्या हुआ, इसमें कहा गया कि भारतीयों को भी ब्रिटिश लोगों के समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी पद पर भारतीय भी पहुंच सकते हैं, ऐसी सब बातें कही गई इस अधिनियम में। लेकिन इसका विरोध करने के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होगा, भारतीयों को हमारे बराबर अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, वरना खुली प्रतियोगी परीक्षाएं यहीं से आरंभ हो जाती हैं। 1833 से ही कोई ना कोई बनने लगता, लेकिन यहाँ पर इसका विरोध किया गया और ये नहीं हो सका, ठीक है। तो 1833 के अधिनियम से आपको कुछ बातें याद रखनी है। जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। जो भारत का गवर्नर जनरल है वो पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियों से लैस हो चुका है, कहीं भी विधायिका कोई भी नियम बना सकता है। जो पहले से बनाए गए नियम कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया। जो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बनाए जाएंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब ये केवल क्या बची है, प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आरंभ करने का प्रयास किया गया, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और ये प्रावधान लागू नहीं हो सका, ठीक है। चलते हैं आगे। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, देखिए 1853 का चार्टर एक्ट दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था 1793 के एक्ट में जो बनी थी, उसमें क्या था आपको पता है कि क्या था, 4 अन्य सदस्य और एक गवर्नर जनरल। तो 5 लोगों से मिलकर ये काउंसिल बनती थी, एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य। तो इसमें अब विधायी कार्य अलग होंगे, मतलब समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी और से जो है तो लेजिस्लेटिव बॉडी अलग अलग कार्य करेगी, है ना। तो नियम अलग बनेंगे और प्रशासन अलग बनेंगे। तो विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल की, ठीक है, परिषद से। तो ये अलग कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के लिए भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भारतीय विधान परिषद या गवर्नर जनरल की विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया है, 6 सदस्यों को शामिल किया गया है। और ठीक है ना, जो पहले से थे गवर्नर जनरल काउंसिल तो वो तो अलग है। अब गवर्नर जनरल के लिए भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान बनाने के लिए इसमें 6 सदस्यों को, नए सदस्यों को जोड़ा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम पॉलिटी के हिसाब से ये पढ़ रहे हैं, नहीं अधिनियम हिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ें ही बता रहा हूँ। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। अब विधायिका जो है अब ये सरकार का एक कार्य के रूप में जा रही है। विधायिका का मतलब हम महत्व समझ रहे, विधायिका पहली बार भारत में आ रही है 1853 के एक्ट से पहले। इसके पहले क्या था 1833 में कि गवर्नर जनरल को असीमित शक्ति दी गई थी, लेकिन अब विधायिका का गठन किया गया। 6 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। भारतीय विधान परिषद का गठन सबसे पहली बार 1853 के एक्ट से किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का जो है यहाँ पर आरंभ किया गया 1853 के एक्ट से। 1833 में आपको बताया था किया गया, पर उसका विरोध हुआ और वो लागू नहीं हो सकी। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति इसी के लिए की गई थी, खुली प्रतियोगिता को कैसे आयोजित किया जाए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया गया और भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत अधिकार दिया गया।
है ना, कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया गया और कंपनी के शासन को और अधिक विस्तृत कर दिया गया और केवल ब्रिटिश राजशाही अब क्या हो गया, वहाँ पर विश्वास के तहत इन पर काम करवा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चयन बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा के स्थानीय प्रांतों की सरकार द्वारा किया गया। मतलब जो 6 सदस्य हैं उसमें 4 का चयन कहाँ से किया जा रहा है, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। ये 4 आपको याद रखना है, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय सरकारों से 4 सदस्यों का चयन किया जाएगा भारतीय विधान परिषद में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं स्थानीय सरकारों से। ये अंग्रेज भी हो सकते थे, भारतीय भी हो सकते थे, पर सारे अभी लगभग अंग्रेजी चयनित हो रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हर बार चार्टर एक्ट में 1793, 1773 से 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया जाता था, या 10 जितने भी वर्षों के लिए। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि कंपनी का शासन 20 वर्ष या 10 वर्ष या 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसलिए 1853 के चार्टर एक्ट को आखिरी चार्टर एक्ट माना जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि क्या हो जाता है यहाँ पर, इसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अब ब्रिटेन समझ जाती है कंपनी शासन नहीं कर सकती। तो 1858 में क्या हो जाता है, अब ब्रिटिश क्राउन जो है अपने हाथों में भारत का शासन ले लेते हैं 1858 में। तो 1853 के बाद अब सीधे 1858 का अधिनियम हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बताई जाएंगी सारी चीज़ें कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन का कैसे शासन है, क्या महारानी का घोषणा पत्र है 1 नवंबर 1858 का, कैसे मुगल बादशाह का पद समाप्त हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्रमागत रूप से आगे बढ़ता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा ये 1853, 57, 13 और 93 के एक्ट के पहले के जो लेक्चर हैं ये आपको पढ़ा दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे चैनल प्रवीण GS वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में आपको इसका सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।